हमने अक्सर सुना है कि दुनिया की सारी दौलत पर यहूदियों का कब्जा है। यहूदी बैंक्स के जरिए से पूरी दुनिया को लूट रहे हैं। कौन है ये यहूदी और कैसे इन्होंने दुनिया की दौलत पर कब्जा किया? क्या वजह है कि बैंकों की बिल्डिंग सबसे बड़ी और बैंक के मालिकान सबसे दौलतमंद होते हैं? बैंक्स कैसे वजूद में आए और किस तरह ये लोगों का पैसा इस्तेमाल करके अपनी दौलत में इजाफा करते हैं? जानेंगे ये सब आज की वीडियो में। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया है। इजाफे के बाद शरह सूद 21% पर पहुंच गई है। माली साल 2025 तक करंट अकाउंट खसारा, महंगाई, अदायगियों का बोझ बढ़ने का खदशा है। पैसे की कहानी की तीसरी एपिसोड में आज हम बात करेंगे बैंक्स के बारे में। वक्त के साथ साथ चीजें इवॉल्व होती रहीं और इसी तरह करेंसी की शक्ल भी तब्दील होती रही। लोगों ने अपने असासे दूसरे लोगों को उधार पर देना शुरू कर दिए और उस पर सूद वसूल करना शुरू कर दिया। यहाँ से बैंकिंग की शुरुआत हुई। 11वीं सदी में गोल्डस्मिथ्स यानी सुनारों ने लोगों का सोना अपने पास रखना शुरू कर दिया। गोल्डस्मिथ्स के पास बड़ी बड़ी तिजोरियां हुआ करती थी। इन तिजोरियों में वो लोगों का सोना महफूज रखते थे और उसके बदले उनसे एक फीस वसूल किया करते थे। सोने की मिकदार के हिसाब से मालिक को एक रसीद दी जाती थी। ये रसीद दिखाकर मालिक अपना सोना वापस ले जा सकता था। जितना सोना रखा जाता था उतनी ही रसीदें जारी की जाती थी। इन रसीदों को दुनिया के पहले पेपर नोट कहा जा सकता है और गोल्डस्मिथ्स को दुनिया के पहले बैंकर्स कहा जा सकता है। अगर ये मामला इसी तरह चलता रहे, यानी आप जितना सोना रखवाएं उतनी ही रसीदें जारी की जाए और सारा का सारा सोना तिजोरियों में महफूज रखा जाए, तो ये सिस्टम फुल रिजर्व सिस्टम कहलाता है। यानी लोगों की सारी दौलत रिजर्व में रखी हुई है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ गोल्डस्मिथ्स ने ये बात पता लगा ली कि आमतौर से सब लोग एक साथ अपनी सारी दौलत तिजोरियों से नहीं निकलवाते और नतीजे में गोल्डस्मिथ्स के पास हर वक्त बहुत सा सोना तिजोरियों में मौजूद रहता है। ये देखकर उन्होंने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने लोगों का सोना उनकी इजाजत के बगैर दूसरे लोगों को सूद पर देना शुरू कर दिया। वो सोने का एक छोटा सा हिस्सा या एक फ्रैक्शन तिजोरियों में महफूज रखने लगे और बाकी सारा सोना लोगों को उधार पर दे दिया करते थे और उस पर सूद वसूल करने लगे। और जब तक सोने के असल मालिक इस बात से लाइल्म है, गोल्डस्मिथ्स अपनी दौलत में इजाफा कर सकते हैं। इस सिस्टम को फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। यानी बैंक लोगों के सोने का एक छोटा सा हिस्सा रिजर्व में रखते हैं और बाकी सोना लोन्स पर दे देते हैं। लेकिन अगर सब लोग अपना सारा सोना निकलवाने एक साथ बैंक पहुंच जाएं, तो फिर क्या होगा? तब सबको अपना सोना नहीं मिल सकेगा क्योंकि सारा सोना तिजोरियों में मौजूद है ही नहीं। इस सूरत में जारी की गई रसीदों की वैल्यू बिल्कुल गिर जाएगी क्योंकि वो सोने की मौजूदगी को जाहिर करती हैं और अब सोना तिजोरियों में मौजूद नहीं है। इसे बैंक रन कहा जाता है और इंसानी तारीख में बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र सब लोग एक साथ अपनी दौलत निकलवाने बैंक पहुंच जाएं। यानी बैंक्स दो तरह के होते हैं, फुल रिजर्व बैंक्स और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंक्स। आज की दुनिया में तकरीबन तमाम ही बैंक्स फ्रैक्शनल रिजर्व पे काम करते हैं और इस तरह के बैंक को हमेशा बैंक रन का खतरा रहता है। 12वीं सदी में इटली के शहर वेनिस का जिक्र है। यहाँ पर लोग अपनी रकम सूद पर देने लगे। इस काम के लिए मनी लेंडर्स हुआ करते थे। ये मनी लेंडर्स जितनी रकम उधार पर दिया करते थे, कुछ अरसे बाद उससे कुछ फीसद ज़्यादा रकम वापस वसूल करते थे। उस दौर में इटली की ज़्यादातर आवाम क्रिश्चियन थी और क्रिश्चियनिटी में सूद को एक बड़ा गुनाह शुमार किया जाता था और ये माना जाता था कि इस गुनाह में मुब्तला लोगों को हमेशा रहने वाली आग में डाला जाएगा। मशहूर फिलोसोफर और शायर डांटे अलिगियरी के मुताबिक सूद पर माल देने वालों के लिए जहन्नुम के 7वें दायरे में खास जगह मुख्तस है। इसलिए मनी लेंडर्स आमतौर से यहूदी हुआ करते थे। ड्यूटरोनोमी के मुताबिक एक यहूदी दूसरे यहूदी को सूद पर रकम नहीं दे सकता, लेकिन दूसरे मजहब के लोगों को दे सकता है। इसलिए वेनिस में यहूदी मनी लेंडर्स दूसरे क्रिश्चियंस को सूद पर रकम दिया करते थे। चूंकि ये काम बहुत बुरा समझा जाता था, इसलिए यहूदी लोग एक अलग जगह बनाकर गेटों में रहा करते थे और सोशल आइसोलेशन का शिकार थे। जिस जगह पे बैठकर ये यहूदी मनी लेंडर्स अपनी डील्स किया करते थे,
उस बेंच को बैंकी कहा जाता था। यहीं से लफ्ज बैंक की शुरुआत हुई। ऐसे ही एक यहूदी मनी लेंडर का जिक्र शेक्सपियर के मशहूर ड्रामे द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। शेक्सपियर ने अपने इस ड्रामे में इस बात की अक्कासी की है कि उस दौर में लोग मनी लेंडर्स को एक मंफी किरदार समझा करते थे। ड्रामे का एक कैरेक्टर एंटोनियो मनी लेंडर शाइलॉक से 3000 डकेट्स उधार लेता है और उसे ये 3 माह में वापस लौटाने होते हैं, और अगर एंटोनियो ऐसा करने में नाकाम रहता है तो शाइलॉक एंटोनियो से एक बहुत अजीबोगरीब मुतालबा करता है। नाकामी की सूरत में एंटोनियो को अपने जिस्म का 1 पाउंड गोश्त शाइलॉक को देना होगा। 3 माह गुजर जाते हैं और एंटोनियो रकम वापस नहीं कर पाता। कोर्ट में केस सुना जाता है और तवील सुनवाई के बाद फैसला शाइलॉक के खिलाफ दिया जाता है। शाइलॉक को एक क्रिश्चियन के कत्ल का मंसूबा बनाने पर सजा सुनाई जाती है, यानी वो अपनी रकम भी खो देता है और कत्ल का मंसूबा बनाने पर उल्टा सजा भुगतता है। इस ड्रामे से जाहिर होता है कि उस दौर में लोग मनी लेंडर्स के साथ किस तरह का रवैया रखा करते थे। 15वीं सदी में मनी लेंडर्स गेटो से बाहर निकलकर बैंक्स बनाने में कामयाब हो गए। इस हवाले से एक फैमिली का जिक्र बहुत ज़रूरी है। ये मेडिची फैमिली थी। इस फैमिली की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 400 बरस में इस फैमिली से 3 क्वींस बने और 2 पोप्स बने। मेडिची बैंक 1397 में कायम हुआ। मेडिची फैमिली की कामयाबी का राज इस बात में पोशीदा है कि वो सूद को लीगलाइज करवाने में कामयाब हो गए। शुरुआत में मेडिची फैमिली को बहुत से फाइनेंशियल क्राइम्स के ज़िम्मे में सजाएं मिला करती थी। उस दौर में एंटी यूजरी लॉज यानी सूद से रिलेटेड लॉज बहुत सख्त थे और सूद पर रकम देने पर पाबंदी थी। चुनाचे बैंकिंग करना बहुत मुश्किल था। मेडिची फैमिली की तरक्की में एक इंसान का बहुत अहम रोल है। ये थे जियोवानी डी मेडिची। जियोवानी डी मेडिची ने बैंकिंग में एक नई जिद्दत पैदा की। उन्होंने मनी लेंडिंग के नए तरीके ईजाद किए और मेडिची फैमिली को एंटी यूजरी लॉस से बचाया। जियोवानी ने बैंकिंग की इब्तदा अपने अंकल के साथ फ्लोरेंस में की। जियोवानी जल्द ही तरक्की करते करते बैंक के मैनेजर बन गए और अपने अंकल के बाद वो बैंक को संभालने लगे। वक्त के साथ साथ मेडिची बैंक तरक्की करता गया, यहाँ तक कि वो पोप और चर्च के अकाउंट्स भी डील करने लगा। जियोवानी डी मेडिची को इस बात का इल्म था कि उनकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट एंटी यूजरी लॉस थे और इंटरेस्ट यानी सूद के लिए लोगों की नापसंदीदगी थी। इसलिए उन्होंने नए तरीके इस्तेमाल किए। उन्होंने एक्सचेंज करेंसीज के ज़रिए से प्रॉफिट बनाना शुरू किया। उनका बैंक लोगों को करेंसीज एक्सचेंज करके देता था और इस पर वो एक कमीशन चार्ज करते थे। उस दौर में सोना और चांदी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना खतरे से खाली नहीं था। दरमियान में अगर ताजिर को लूट लिया जाए तो उसकी पूरी मिल्कियत ज़ाया हो सकती थी। इससे बचने के लिए मेडिची बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इस्तेमाल करना शुरू किए। आइए हम लेटर ऑफ क्रेडिट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ताजिर अपनी दौलत फ्लोरेंस से वेनिस लेकर जाना चाहता है। वो फ्लोरेंस के मेडिची बैंक में फ्लोरेंटीन कॉइन्स डिपॉजिट करवा देगा और उसके बदले उसे एक लेटर दिया जाएगा। ये लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है। अब ये ताजिर इस लेटर ऑफ क्रेडिट को लेकर वेनिस जाता है और वहाँ के मेडिची बैंक से वेनिशियन डकेट्स निकलवा लेता है। आप देख सकते हैं कि फ्लोरेंस में एक करेंसी रखवाई गई और वेनिस में दूसरी करेंसी निकलवाई गई। मेडिची बैंक इस एक्सचेंज की एक कमीशन चार्ज करता था जो कि टेक्निकली सूद के ज़िम्मे में नहीं आता था। अगर ज़्यादा अरसे के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जाता तो फीस भी ज़्यादा वसूल की जाती। इसी तरह मेडिची बैंक ने चर्च के साथ रिश्ता इस्तेवार किया और एंटी यूजरी लॉस से बचने के लिए एक नया तरीका निकाला। चर्च को दिए जाने वाले लोन्स इंटरेस्ट फ्री होते थे, इसलिए मेडिची बैंक के ज़रिए से जब चर्च को चीज़ें मुहैया की जाती थी तो वो महंगे दामों पर की जाती थी और इसके ज़रिए से वो अपने इंटरेस्ट की रकम पूरी कर लेते थे। इसके साथ साथ उन्होंने चर्च लीडर्स और पादरियों के लिए पैसा बनाने का एक नया तरीका ईजाद किया। इसे डिस्क्रेशनल डिपॉजिट्स कहा जाता था। जो लोग अपना पैसा मेडिची बैंक में रखवाते थे, बैंक उन्हें सालाना तौर पे 8 से 12% तोहफे के तौर पर दिया करता था, लेकिन हर साल ये रकम अदा करना बैंक पर लाजिम नहीं थी। ये तो चर्च के नुमाइंदों को उनकी दीनी खिदमात के बदले में दिया जाने वाला तोहफा था। लिहाजा चर्च ने यह फैसला सुनाया कि ये रकम सूद के ज़िम्मे में नहीं आती। मेडिची बैंकिंग नेटवर्क वेनिस से फैलते फैलते फ्लोरेंस और फिर पूरे इटली में फैल गया और पहली बार बैंकिंग को रिस्पेक्टफुली देखा जाने लगा और लोगों ने उसकी यूज़फुलनेस और उसकी इम्पोर्टेंस को समझना शुरू किया।
20 साल के अंदर अंदर मेडिची फैमिली मनी लेंडर से बदलकर फ्लोरेंस की सबसे ताकतवर फैमिली बन चुकी थी। जिवानी डी मेडिची के बाद उनके बेटे कॉसिमो डी मेडिची ने बैंक का काम संभाला। मेडिची फैमिली का असर रसूख जानने के लिए ये जुमला सुनिए जो पोप ने कॉसिमो डी मेडिची के बारे में कहा। कॉसिमो के घर पर पॉलिटिक्स के मसले सुलझाए जाते हैं, जिसे वो मुंतखब करे वही रूलर बनता है। वो अमन और जंग के फैसले करता है। हकीकत में वही फ्लोरेंस का बादशाह है, अलबत्ता उसके पास टाइटल नहीं है। मेडिची फैमिली ने अपने बैंक को बड़ा और डाइवर्स बनाया। इस तरह उन्होंने अपने रिस्क और नुकसान को फैला लिया। इसी तरह उन्होंने महज सूद पर फोकस नहीं रखा, बल्कि एक्सचेंज करेंसीज और दूसरे तरीकों को इस्तेमाल करके अपने लिए नए मौके पैदा किए। हम कह सकते हैं कि मेडिची फैमिली ने मॉडर्न बैंकिंग की बुनियाद रखी। 1401 में स्पेन में पहला एक्सचेंज बैंक कायम हुआ। इटली और स्पेन के बाद बैंकिंग का रिवाज यूरोप के बाकी हिस्सों में फैलता गया और आहिस्ता आहिस्ता ये एक फायदेमंद कारोबार बन गया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइवेट बैंक्स के क्या नुकसानात थे और क्यों सेंट्रल बैंक्स बनाने की जरूरत पेश आई, और बताएंगे आपको कि किस तरह मनी लेंडर्स ने इंग्लैंड के बादशाह का तख्त उलट दिया और कैसे नए आने वाले बादशाह को बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाने पर मजबूर किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज करें।